Good morning, students. Today we are going to start one new chapter, second lesson number 2 of Lenovo Lost Train by Anish Jan. So, students, first of all, I want to introduce you about the Lost Train. Students, आपने देखा होगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी आते हैं। उतार चढ़ाव के साथ साथ परेशानियां भी लाइफ में आती हैं और कुछ हमारी लाइफ में कारण ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से हम अपने परेशानियों में धकेलते जाते हैं और अपनी परेशानी हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। और हर कंट्री में गरीबी कहीं ना कहीं गरीब बच्चे, गरीब लोग देखने को मिलते हैं। तो लॉस्ट ट्रेन के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा यहाँ पर अनीश जन ने यही बताया है कि किस तरह से गरीब बच्चे अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, किस प्रकार से दे पास देयर लाइफ इनटू पॉवर्टी। लॉस्ट ट्रेन, स्प्रिंग का मतलब सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु होती है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों का एक बचपन है वो उनका खोया हुआ बचपन जो सामने नरेटर को, राइटर को नजर आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम लिया गया है लॉस्ट ट्रेन। और लॉस्ट ट्रेन एक बुक से लिया गया है, लॉस्ट ट्रेन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। सो लेट अस सी द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पर समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो यहाँ पर एक गरीब बच्चा जो कि साहिब है वो बता रहा है नरेटर को कि कभी कभी मुझे गार्बेज में ₹1 मिल जाता है। तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि सुबह के टाइम पर कुछ गरीब बच्चे बिना चप्पलों के एक जगह से दूसरी जगह सड़कों के किनारे घूमते हुए नजर आते हैं। कुछ सड़कों के किनारे से कुछ उठाते हुए नजर आते हैं। कभी कभी ये भी देखा होगा कि गार्बेज क्या होता है? कूड़ा। उधर बच्चे कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? अभी आपने देखा होगा कि जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, उनके घर में अगर कोई चीज़ टूट जाए तो वो टूटी फूटी चीज़ उनके काम की नहीं रहती है। वो अपने घर में सफाई करने के बाद वो सारा कचरा जो सामान टूट भी गया, चाहे वो प्लास्टिक का हो या अदर किसी मटेरियल का हो, तो उसको वो गार्बेज पर फेंक देते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे सामान बीनने का रैक पिकर्स भी कह सकते हैं हम, तो वो जो बच्चे होते हैं वो उस गार्बेज में उस टूटे फूटे सामान को, प्लास्टिक का सामान या अदर मेटल का, किसी धातु का सामान, उसको वो बीन कर कबाड़े वाले के पास ले जाते हैं और कबाड़े वाले से उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस तरीके से वो अपना रूटीन के साथ, अपना रूटीन में ये काम करते हैं। तो रोजाना सुबह निकलते हैं और अपने ये स्क्राउंडिंग, तलाश का, सर्च करना है, जो समटाइम्स आई फाइंड द रूपी इन द गार्बेज, तो ये ढूंढने का काम वो करते हैं। तो उस काम में उनको जो मिल जाता है उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या कहता है, समटाइम्स आई फाइंड द रूपी इन द गार्बेज, कि जब मैं रैक पिकिंग का काम करता हूँ, कूड़े करकट के ढेर में कुछ तलाशने की कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ, तब मुझे कभी कभी ₹1, ₹2 भी मिल जाता है। तो कभी मुझे ₹1 भी मिल जाता है। तो वो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कूड़े करकट में काम का उनका सामान है उसको तो वो तलाशने के लिए गए हैं, और कभी कभी हमारे घरों में हम सफाई करते वक्त इतना हमें ध्यान नहीं रह पाता है कि ₹1, ₹2, ₹10 वो हमारी सफाई में साथ में चले जाते हैं और वो गार्बेज में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहा है, वो गरीब बच्चा बता रहा है कि कैसे मुझे ₹1 मिल जाता है कूड़े करकट के ढेर। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो यहाँ पर नरेटर पूछता है कि why do you do this? साहिब से पूछता है। साहिब कौन है? वो गरीब बच्चा जो कूड़े करकट के ढेर में रैक पिकिंग का काम करता है और उनके काम का सामान को ढूंढता है, वो चाहे प्लास्टिक का हो या मेटल का हो या कोई अदर मीन्स। तो यहाँ पर नरेटर
साहिब से पूछता है, और रोज़ाना साहिब को सुबह सुबह इनकाउंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकाउंटर? टू मीट। तो यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold, scrounging, to search. I asked Sahib whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighbor. तो यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में एक गार्बेज है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहाँ पर कभी कभी मैं सुबह साहिब से मिलता हूँ, और साहिब से मिलता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम गोल्ड को स्क्राउंजिंग क्यों करते हो। तो यहाँ पर व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड क्या रेफर करता है, गोल्ड व्हाट डू मीन बाय गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड मीन्स इम्पोर्टेंट थिंग, for the poor children who take from the garbage, which becomes survival for those who गोल्ड, स्क्राउंजिंग गोल्ड। तो अब यहाँ पर गोल्ड क्या है, गोल्ड को इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, समटाइम्स इट कम्स इन द क्वेश्चन ऑफ द गोल्ड एग्जाम्स कि गोल्ड, व्हाट इज गोल्ड हियर, कि गोल्ड क्या है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो गार्बेज में कुछ ना कुछ सामान ढूंढने के लिए जाते हैं, और वही सामान उन बच्चों के लिए क्या है, गोल्ड। क्यों है गोल्ड? क्योंकि वो सामान को वहाँ से उठाने के बाद वो किसी कबाड़े वाले को बेचेंगे, और कबाड़े वाले को बेचने के बाद उनको वो पैसा मिलता है। इट बिकम्स इन दिस वे इट बिकम्स गोल्ड फॉर द चिल्ड्रन। दैट इज व्हाई द नरेटर इज सेइंग हियर स्क्राउंजिंग गोल्ड। तो यहाँ पर नरेटर क्या बता रहा है कि जब कभी मैं सुबह साहिब से मिलता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ, उसे मैं देखता हूँ, मिलकर उससे पूछता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कि तुम कूड़े के ढेर में क्यों स्क्राउंजिंग करते हो, क्यों सर्च करते हो। Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. तो साहिब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, काफ़ी लंबे टाइम पहले अपने घर को छोड़ चुका है, और उसका घर जो था सेट अमेडिस्ट, सेट अमेडिस्ट इन बिटवीन, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहिब काफ़ी लंबे टाइम पहले अपने घर को छोड़ के आया, और उसका घर कहाँ पर था, बांग्लादेश के बीचों बीच सिचुएटेड था। तो यहाँ पर बताया गया ढाका में, सेट अमेडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीचों बीच साहिब का घर था, जो कि काफ़ी लंबे टाइम पहले वो उस घर को छोड़कर यहाँ पर शहर में आ गए। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर उसके लिए कोई डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, यानी कि अभी वो भूला नहीं है, उसको याद है अपने घर के बारे में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहिब को साहिब की माँ बताती है कि उनके घरों पर जो भी उनकी खेती बाड़ी होती थी, जो उनके घर होते थे, बाढ़ आती थी और उनके क्रॉप्स को, उनकी फसल को बहा के ले जाती थी, यहाँ तक कि उनके घर को भी बहा के ले जाती थी। इसलिए उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वहाँ पर जब वो खेती भी कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत भी कर रहे हैं, उनका घर भी है,
और हरे भरे मैदान भी है तो अच्छा लगेगा सबको। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि कोई ऐसी कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर उनके सामने आया है जिसकी वजह से वो पूरी साल भूखे प्यासे बैठे रहे, उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद होती रहे, तो इस तरीके की ज़िंदगी कोई भी पसंद नहीं करेगा। ढाका में वो इसी तरीके का जीवन जी रहे थे कि ग्रीन फील्ड्स के बीच में तो थे, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आती थी और सब कुछ बहाकर ले जाती थी। इसलिए उन्होंने वो अपनी जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो क्रॉप्स थी, उनकी मेहनत थी, सब बाढ़ का पानी बहाकर ले जाता था। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए वो अपने ढाका वाले घर को, बांग्लादेश में ढाका वाले घर को छोड़कर शहर में आ गए, लुकिंग फॉर द गोल्ड, और इस गोल्ड को तलाश करने आ गए। व्हाट इज गोल्ड? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि वो अपनी रोजी रोटी को तलाशने के लिए, अब उनके लिए चाहे भीख मांग कर कुछ मिले खाने के लिए, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करने के बाद कुछ खाने पीने के लिए उनकी सुविधा मिले उन्हें, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इस काम से उनका उनका पेट 2 वक्त के लिए भर हो रहा है। कहने का मतलब है उनकी रोजी रोटी तो तैयार है इस काम से, जबकि वो ऐसे हरे भरे मैदान उनके लिए किस मतलब के, जब वो भूखे प्यासे रहे। तो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए चाहे कोई भी इंसान हो, जब उनको वो कोई काम मिल जाता है, वो 2 वक्त की रोटी दे रहा है, तो वो काम ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। सो द नैरेटर इज टेलिंग क्या कि इसलिए वो पूरी फैमिली वहाँ से बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इस शहर में आ गई। I have nothing else to do, he mutters looking away. साहिब ने भी रिप्लाई दिया कि मेरे पास कुछ करने के लिए तो है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब glibly, what do you mean by glibly? Cleverly. तो यहाँ पर पहले तो नैरेटर ने क्वेश्चन अराइज कर दिया साहिब के सामने कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ ऑल द एडवाइस मस्ट साउंड। पहले तो उसने क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा काम क्यों करते हो, उसने बता दिया, रिप्लाई दे दी, मेरे पास कोई काम नहीं करने को, तो मैं क्या करूँ, तो ये काम करूँगा ना। तो फिर उसने नैरेटर ने उसको रिप्लाई दिया कि इसके अलावा और भी तो काम है, तुम स्कूल भी तो जा सकते हो अपने आप को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो नैरेटर ने ये एडवाइस दी है कि एडवाइस फॉर गोइंग टू स्कूल, ये एक फॉलो एडवाइस है। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि गो टू स्कूल आई से डिलीवरी रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ ऑल द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जब नैरेटर ने तो बोल दिया कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, काम तुम तो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब नैरेटर स्कूल पढ़ने के लिए आता है, तो वो सोचता है, उसके मन में यही रहता है कि इन बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इस पृथ्वी पर क्या हर कोई एक जैसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंडीशन नैरेटर की है, शायद वो कंडीशन उन गरीब बच्चों की नहीं है। उनके पास खाने के लिए, 2 वक्त का खाना खाने के लिए सही फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है, तो फिर वो स्कूल कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए देखा जाए तो नैरेटर ने तो एडवाइस दे दी गो टू स्कूल, और बड़ी चालाकी के साथ ये एडवाइस दे दी, और जबकि उसको बाद में ये फील हो जाता है कि ये जो मैंने एडवाइस दी है ये हॉलो एडवाइस है, एक खोखली सलाह है। किस तरीके से खोखली सलाह है कि भाई जो काम नहीं हो सकता है वो किसी से करने के लिए बोलो, और हमें मालूम है ये काम कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, और फिर भी हम उससे कहें कि इस काम को करो, तो ये हमारे लिए तो हम खुद समझदार हैं, और तो हम खुद समझ जाएंगे कि हमने ये गलत सलाह उसको दे दी है। तो इसी तरीके से नैरेटर समझ लेता है कि ये जो मैंने एडवाइस दी है ये साउंड करती है, इससे ये पता लगता है कि ये मेरी एडवाइस जो है वो फॉलो है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I asked, half joking. Yes, he says, smiling broadly.
अब यहाँ पर साहेब के सामने तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया, नरेटर ने कर दिया कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। साहेब ने भी तुरंत रिप्लाई दिया कि मेरे घर के पास कोई भी स्कूल नहीं है, और जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं जरूर उसमें पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पर साहेब भी तुरंत ही रिप्लाई देता है कि मेरे पड़ोस में देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और अगर कोई स्कूल बनेगा तो मैं ज़रूर पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो नरेटर तुरंत एक और क्वेश्चन अराइज कर देता है कि अगर मैं अपना स्कूल बनाऊँ, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जोक करता हुआ मजाक के रूप में उससे प्रश्न करता है कि यदि मैं स्कूल बनाऊँ अपना तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। Yes, he says smiling proudly, मुस्कुराते हुए बड़े प्यार भरी मुस्कान देते हुए कहता है कि हाँ, तुम अगर स्कूल खुलते हो तो मैं पढ़ने के लिए ज़रूर आऊँगा। A few days later I see him running up to me, is your school ready? अब कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन निकलने के बाद साहिब नरेटर के पास भागता हुआ आया, और भागते हुए आते उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not me. अब नरेटर ने रिप्लाई दिया कि स्कूल बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी स्कूल का बनता है, स्कूल बनने में भी टाइम लगेगा। और फिर नरेटर अपने आप में इस बात को कहने पर एम्बेरस फील करता है। तो अपने आप में वो दुखी फील करता है कि मैंने जो प्रॉमिस की है वो कोई मतलब की प्रॉमिस नहीं है, ना कभी मेरा स्कूल बनेगा, ना ये बच्चे कभी पढ़ पाएंगे। तो ऐसी सलाह कभी किसी को मत दो कि जो तुम्हें मालूम है कि तुम सलाह तो दे रहे हो लेकिन उस वायदे को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। फिर ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस किसी के लिए, ऐसा वायदा किस मतलब का। ऐसे वायदे से तो क्या होता है कि सामने वाले के मन में जब उसे हकीकत मालूम पड़ती है तो अंदर ठेस पहुँचती है और अंदर से हर्ट होता है, अंदर से हार्ट में चोट फील होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर नरेटर समझ जाता है कि मैंने जो इसको प्रॉमिस की है दैट इज मीनिंगलेस, ये बिल्कुल अर्थहीन है, ऐसी मुझे प्रॉमिस इसको नहीं करना चाहिए। और अपने आप में नरेटर एम्बैरेस फील करता है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो नरेटर ये भी बात समझ लेता है ये इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, ऐसे वर्ल्ड में ऐसी प्रोमिसेस, ऐसे अंधकार वाले संसार में ऐसी प्रोमिसेस बहुत भरी पड़ी हैं। दुनिया एक दूसरे से वायदे करती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, हाँ मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मगर ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाता है। दैट इज वाई द नरेटर हियर इज सेइंग दैट सच टाइप ऑफ प्रोमिसेस आर फिल्ड इन दिस ब्लैक वर्ल्ड, इन दिस ब्लैक वर्ल्ड। इस काले संसार में ऐसे वायदे पता नहीं कोनों में कितने पड़े होंगे, वायदे कर दिए और भूल गए। तो यहाँ पर किस प्रकार का वायदा था कि नरेटर ने ये वायदा तो कर दिया दैट इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्कूल वेदर यू आर गोइंग टू कम टू स्कूल माई टू टेक स्टडी और नॉट। तो यहाँ पर ये ब्लीक हम कह सकते हैं ब्लैंक प्रॉमिस था उसका। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस he does not know what it means. If he knew its meaning, God of the universe, he would have a hard time believing it. तो यहाँ पर कई महीने हो गए, साहिब से उसकी मीटिंग हुए और जान पहचान भी हो गई। तो कई महीनों के जान पहचान के बाद नरेटर ने साहिब से उसका नाम पूछा। तो साहिब से जब उसका नाम पूछा गया तो साहिब ने अपना नाम बताया, साहिब आलम। अब यहाँ पर नरेटर कहता है कि ये जो उसका नाम रखा गया है साहिब का, साहिब आलम, अगर उसको इस नाम का अर्थ, द मीनिंग ऑफ दिस नेम, अगर साहिब को इसका नाम का अर्थ बताया जाए तो शायद साहिब इस नाम के अर्थ को नहीं समझ पाएगा और बड़ा लंबा टाइम लगेगा उसको इस नाम के अर्थ को समझने में कि उसके नाम का अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स।
इस ब्रह्मांड का देवता। जबकि उसकी कंडीशन क्या है, ही इज अ पुअर चाइल्ड, वो गरीब बच्चा है। और जब उसका नाम ऐसा रखा गया है तो वो कहाँ ऐसी बात पर विश्वास कर लेगा कि मैं यूनिवर्सल लॉर्ड हूँ, मेरे नाम का अर्थ ये है। He does not know what it means। साहिब को इस नाम का अर्थ नहीं पता है कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इस नाम के बारे में उसे यकीन भी नहीं होगा। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware what his name represents। अब यहाँ पर साहिब को ये तो पता ही नहीं कि मेरे नाम का अर्थ क्या है। नाम का अर्थ तो शायद एक जगह बैठ जाए। तो उसे अपने नाम का यह अर्थ नहीं मालूम है और अपने इस नाम के साथ वो सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends। अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके फ्रेंड्स की एक आर्मी, ऐसा लगता है उसकी एक आर्मी है उसके फ्रेंड्स के साथ। An army of barefoot boys who appear like the morning birds। तो यहाँ पर नैरेटर क्या बता रहा है कि साहिब अपने जैसे ही गरीब बच्चों के एक ग्रुप में सुबह से घूमना स्टार्ट करता है सड़कों पर इधर से उधर, और उसकी जो आर्मी है वो बेयरफुट है। कहने का मतलब है कोई भी उनमें से शूज या चप्पल नहीं पहने हुए। तो एक ऐसी बेयरफुट चिल्ड्रन की आर्मी के साथ साहिब सुबह सुबह से घूमना स्टार्ट कर देगा। और किस तरीके से, जैसे सुबह सुबह यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया है, सिमिली का यूज हुआ है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कि लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। तो सुबह सुबह जैसे पक्षी निकलते हैं, चहचहाते हैं और दोपहर में नून टाइम में वो गायब हो जाते हैं, ऐसे साहिब बेयरफुट चिल्ड्रन की आदमी के साथ सुबह निकलता है और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कई महीनों में मुझे एक एक उस बच्चे की जानकारी हो गई जो साहिब के साथ घूमती है। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf। He answers simply। अब यहाँ पर फिर से एक हॉलो एडवाइस, जो अभी पहले हॉलो एडवाइस दी गई थी ऑफ गोइंग टू द स्कूल। साइड से नैरेटर स्कूल जाने की एडवाइस दी थी। अब फिर से एक हॉलो एडवाइस दे रहा है नैरेटर कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, जबकि उसे मालूम है कि ये तो गरीब है, इनके पास तो खाने पीने की भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो ये चप्पल जूते कहाँ से खरीदेंगे। तो उनमें से एक बच्चा सिंपली ऐसे ही जवाब दे देता है, क्योंकि आप भी जानते हो जब कोई एक ऐसा क्वेश्चन अराइज करता है सामने से कि जो हमारी एक इंसल्ट सी फील हो रही है हमें, तो हम उस इंसल्ट को छिपाने के लिए कोई दूसरा रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा कोई ऐसा रिप्लाई दे देते हैं जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर नैरेटर को बोल देता है कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। तो उन्हीं बेयरफुट आर्मीज, मतलब बेयरफुट जो चिल्ड्रन थे उनकी आर्मी में से एक बच्चा मतलब बोलता है कि मेरी माँ ने शेल्फ अलमारी में से ऊपर से नीचे नहीं उतारी। तो इस क्या किया उसने, उस क्वेश्चन को जो है वहीं कवर अप किया है, कवर अप कि दोबारा ये कोई क्वेश्चन अराइज ना करे इस तरीके का, क्योंकि उससे भी मालूम है नैरेटर को कि इनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने आप में सारी चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, चप्पल खरीदें, स्कूल जाएं, फीस पे करें, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। अब एक बच्चे ने तो ये जवाब दे दिया कि मेरी माँ ने अलमारी में से अलमारी के ऊपर से नहीं निकाली, और दूसरा बच्चा तुरंत ही उसके जवाब पर एक रिप्लाई और दे देता है कि अगर इसकी माँ इसको अगर उतार के दे भी देती तो ये पहनता नहीं।
और जिसने ये जवाब दिया था वो भी ऐसे शूज़ पहने हुए था जो मैच नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब है, सपोज करते हैं कि एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का, ऐसे ऐसे शूज़ पहने हुए थे वो, जैसे कि एक कहीं से उठा लिया होगा और एक कहीं और से। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उनकी गरीबी कितनी थी। उस गरीबी में वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे उनके पास चप्पल जूते हैं, किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा कोई अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की, कमेंट करने की कोशिश की, कमेंट किया, तो उसने अपने जूतों को छिपाने की कोशिश की। शफल, व्हाट द मीनिंग ऑफ शफल? शफल मीन्स कि जैसे कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेना। तो वो इस तरीके से शफल करने लगा जिससे कि मेरी इंसल्ट ना हो, मेरे ये शूज़ ना देख लें कि मैं एक शूज़ अलग कलर का पहने हुए, एक शूज़ अलग कलर का। तो यहाँ पर उसने इंसल्ट फील की। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. अब तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे भी एक जोड़ी जूते चाहिए, और वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक शूज़ पहने ही नहीं हैं। Traveling across the country, I have never seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो यहाँ पर नरेटर अब बता रहा है कि मैं कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह कई जगहों पर गया। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पर इन गरीब बच्चों को देख रहा हूँ तो और कहीं भी गरीब बच्चे नहीं हैं। मैं कंट्री और ओवर कंट्री इधर उधर में गया हूँ तो मैंने हर जगह ऐसे गरीब बच्चे देखे हैं जो बेयरफुट घूमते हैं, जिनके पैरों में ना चप्पल है ना जूते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि देश के एक कोने में ही गरीबी नहीं है, देश के अंदर हर जगह पर गरीबी फैली हुई है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो यहाँ पर नैरेटर एक स्ट्रेंज फीलिंग उसके मन में आती है, वो वंडर करता है, आश्चर्य होता है उसको कि अपने कंट्री में ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी फैली हुई है, ये कंटिन्यूस लगातार चलने वाली गरीबी है जो अभी भी आगे बढ़ती जा रही है। जनरेशन बढ़ेगी, गरीबी भी ऐसी बढ़ेगी, इसमें रोकथाम कहीं नज़र नहीं आ रही है। स्टूडेंट आज यहीं तक ये फर्स्ट पार्ट होगा, टुमारो आई विल कंटिन्यू योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।